नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 5 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। और आज हम इसमें देखेंगे इसका टॉपिक 2.6 पश्चिम में काव्य प्रेरणा संबंधी चर्चा। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। पश्चिम के सृजन प्रेरणा संबंधी सिद्धांतों की एक संक्षिप्त रूपरेखा हम इस प्रकार जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है पश्चिम विद्वानों ने कविता या साहित्य रचने की प्रेरणा के बारे में जो जो बातें कही, उन्हें हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। पश्चिम में काव्य प्रेरणा पर विचार करने की एक दीर्घ परंपरा है। पश्चिम साहित्य में होमर ने इस परंपरा का सूत्रपात किया और तब से यह परंपरा किसी न किसी रूप में मिलती है। होमर ने अपने दोनों प्रख्यात महाकाव्यों इलियड और ओडेसी के आरंभ में म्यूज अर्थात विद्या की देवी सरस्वती की स्तुति की है तथा उससे काव्य सृजन शक्ति की याचना की है। होमर को विश्वास था कि काव्य का मूल स्रोत किसी ऐसी पारलौकिक शक्ति में है जिस पर कवि का कोई नियंत्रण नहीं है। हिसियाड ने स्पष्ट कहा कि म्यूज के कृपा पूर्वक काव्य रचना की शक्ति उसे प्रदान की है। प्राचीन यहूदी संतों के वचन तथा बाइबिल के संकेत तथा प्रेरणा का ग्रहण एवं प्रकाशन करने वाला मनुष्य असाधारण जो है होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया काव्य प्रेरणा की देवीय प्रेरणा के बारे में। ये जो परंपरा है ये हमें दीर्घ परंपरा के रूप में देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है कि ये परंपरा बहुत पुरानी है। सबसे पहले होमर नाम के एक लेखक हुए, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। इनका मानना था कि कविता लिखने की जो प्रेरणा है वो हमें भगवान से मिलती है। फिर होमर ने क्या किया, अपनी 2 रचनाएं लिखी थी, इलियड और ओडेसी के नाम से। इन्हें शुरू में जो है सबसे पहले इन्होंने म्यूज की प्रार्थना की। जैसे हम पढ़ाई शुरू करने से पहले क्या करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं, ठीक वैसे ही होमर ने क्या किया, विद्या की देवी से शक्ति यहाँ पर मांगी। उनका ये मानना था कि कविता लिखने की जो शक्ति है वो इंसान के बस में नहीं है, बल्कि ये जो है ये किसी बाहरी या ईश्वरीय शक्ति से हमें मिलती है। फिर आगे आ जाते हैं ये हिडियस भी जो है वो एक विद्वान थे। इन्होंने भी ऐसा कहा कि उन्हें कविता लिखने की जो ताकत है वो देवी की ताकत से मिली है। यहाँ तक कि जो पुराने यहूदी संत होते थे या फिर बाइबल, इसमें भी यही माना जाता था कि जो व्यक्ति ईश्वर की इस प्रेरणा को समझकर दुनिया को बताता है वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक असाधारण या फिर खास इंसान जो है होता है, ऐसा इनका मानना था। काव्य प्रेरणा की प्रक्रिया पर प्लेटो के विचार न केवल ऐतिहासिक महत्व के हैं बल्कि उनका तात्विक मूल्य भी कम करके नहीं आंका जा सकता। फ्रॉड्स इयोज के संवादों में प्लेटो ने काव्य प्रेरणा पर बहुत कुछ कहा है। अब यहाँ पे हमें प्लेटो के बारे में बताया गया कि प्लेटो जो है वो दार्शनिक विद्वान थे। इन्होंने क्या किया, अपनी रचना फेट्स और इयोन में हमें इसी बारे में विस्तार से बताने का काम किया है। इनके जो विचार हैं वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कविता लिखने के पीछे की जो गहराई है उसको समझाने की यहाँ पर कोशिश की थी। सुकरात ने इयोन से कहा, जो शक्ति तुम्हें प्राप्त है वह कला नहीं है, किंतु जैसा कि मैंने अभी बताया वह प्रेरणा है। तुम्हें एक देवी शक्ति परिचालित कर रही है, वह ऐसी शक्ति के समान है जो उस प्रस्तर खंडन में निहित रहती है जिसे यूरिपिडीज ने चुंबक की संज्ञा दी है, किंतु जो सामान्यतः हेरेक्ली का प्रस्तर कहलाता है। यह प्रस्तर न केवल लोहे की अंगूठियों को स्वयं आकृष्ट करता है अपितु उन्हें अन्य लोहे की अंगूठियों को आकृष्ट करने की शक्ति भी प्रदान करता है। और कभी कभी हम कई लोहों के खंडों अंगूठियों को आकर्षण के द्वारा एक श्रृंखला में जो है संबंध पाते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है सुकरात ये समझा रहे हैं कि कविता लिखना जो है वो कोई सीखी हुई कला नहीं है बल्कि ये एक ईश्वरीय प्रेरणा है। इन्होंने इसे क्या किया, एक चुंबक और पत्थर के उदाहरण से हमें समझाया। अब उदाहरण देते हुए यहाँ पर सुकरात कह रहे हैं कि जैसे चुंबक न केवल लोहे की अंगूठी को अपनी ओर खींचती है बल्कि उस अंगूठी में भी इतनी शक्ति भर देती है कि दूसरी अंगूठी को वो खींचने लगे, वैसे ही काव्य प्रेरणा भी जो है काम करती है। फिर अंत में हम ये देखते हैं कि लोहे के कई टुकड़े एक जंजीर की तरह जो है आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे ही कल्पना या कहें प्रतिभा भी जो है आपस में जुड़ने का काम करती है।
इस भांति म्यूज सर्वप्रथम कतिपय व्यक्तियों को प्रेरित करती है और इन अनुप्रेरित व्यक्तियों से अन्य प्रेरणा प्राप्त जनों की श्रृंखला जुड़ी रहती है। वह म्यूज द्वारा प्रेरित जनों से निरंतर प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि सभी उत्कृष्ट कवि, चाहे वह महाकाव्य प्रणेता हो या मुक्तक प्रणेता, अपने सुंदर कला की रचना कला द्वारा नहीं करते, बल्कि उस प्रेरणा द्वारा करते हैं जो उन्हें प्रेरित और अभिभूत करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले म्यूज यानी कि विद्या की देवी कुछ लोगों को प्रेरणा देती है, फिर उन लोगों से प्रेरणा पाकर जो है दूसरे लोग जुड़ते हैं और एक पूरी श्रृंखला जो है ऐसे बन जाती है। कोई भी महान कवि जो है वो अपनी कविता केवल अपनी तकनीक या अपने हुनर से नहीं लिखता, बल्कि उस प्रेरणा से लिखता है जो उसे भीतर तक झकझोर देती है और उसे लिखने के लिए जो है मजबूर करती है। और जैसे कोरी वेस्टियन आमोद प्रमोद करने वालों के मन में नृत्य करते समय विक्षेप होता है, वैसे ही मुक्तक रचने वाले कवियों के मन में विक्षेप होता है। कवि मनुष्यों के बारे में अनेक सुंदर बातें कहते हैं, किंतु जैसा तुमने स्वयं होमर के विषय में बताया है, वह उनके बारे में कला के नियमों द्वारा कथन नहीं करते, वरन वही बातें कहते हैं जिसके लिए म्यूज उन्हें प्रेरित जो है करती है। प्लेटो ने कहा कि कवि में दिव्य पागलपन होता है, ईश्वर कवियों की चेतना को अपने वश में किए रहता है। अब यहाँ पर हमें बताया, जैसे एक नृतक होता है तो वो क्या करता है, नाचते समय अपनी सुध बुध खो देता है, ठीक वैसे ही कविता लिखते समय कवि भी एक अलग ही स्थिति में चला जाता है और वो भी अपनी सुध बुध खो देता है। फिर प्लेटो कहते हैं कि महान कवि जो होता है वो नियमों को रचकर बातें नहीं करता, बल्कि वही कहता है जो म्यूज उनसे कहलाती है। तो यहाँ पर म्यूज जो है ये इनकी पश्चिमी साहित्य वालों की विद्या की देवी है। तो प्लेटो ने इसे जो है एक दिव्य पागलपन कहा है ये रचना करने को, जहाँ पर ईश्वर कवि के दिमाग को पूरी तरह से अपने वश में करने का काम करता है और तब उनसे रचना करवाता है। प्लेटो के बाद भी परंपरा उन चिंतकों की कम नहीं रही है जो मानते हैं कि प्रतिभावान व्यक्ति में विक्षेप युक्त मनस्थिति होती है। होरेस ने काव्य के लिए प्रेरणा को अनिवार्य माना। इसी परंपरा में मिल्टन ने कहा कि प्रेरणा में सृजनात्मक कल्पना की अग्नि होती है, जिसे देवदूत ईश्वर के राज्य से लाकर भाग्यवान कवियों को जो है प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि जो प्लेटो हुए थे, इनके बाद हमें कई विद्वान ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका मानना था कि प्रतिभाशाली कवि जो है उसका मन थोड़ा अलग होता है। विक्षेप युक्त का मतलब यहाँ पे आप अलग से समझो। तो इनका मानना था कि प्रतिभाशाली जो कवि होता है उनका मन भी विक्षेप युक्त यानी थोड़ा अलग होता है। होरेस नाम के जो है एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि कविता के लिए प्रेरणा जरूरी नहीं है। इसी तरह मिल्टन ने भी कहा कि प्रेरणा का सृजनात्मक कल्पना की आग की तरह होती है, जिसे भगवान के फरिश्ते या देवदूत जो है वो स्वर्ग से लाकर उन भाग्यशाली कवियों को दे देते हैं जो कि कविता की रचना करते हैं। ऐसे भी विद्वान हैं जो प्रेरणा को काव्य का सर्वस्व न मानकर सृजन में कवि की चेतना प्रयास की ही सत्ता महत्ता मानते हैं, लेकिन ये विचारक भी प्रेरणा को अस्वीकार करने का जो है साहस नहीं रखते। वर्जिल, दांते, टेसो, मिल्टन आदि महान सर्जक सृजन के किसी न किसी भाग में देवी शक्ति का आवाहन करते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि ईसाई धर्म के प्रचारोपरांत भी यूनानी देवी देवताओं की आदर पूजा का भाव कम न हुआ। उदाहरण के लिए दांते ने अपोलो देवता का स्तवन किया है और कट्टर ईसाई होने पर भी मिल्टन यूरेनिया ने शक्ति याचना हमें करते हुए मिलते हैं। अब यहाँ पर बताया कि कुछ विद्वान जो है वो ऐसा कहते हैं कि कविता लिखना सिर्फ भगवान का खेल नहीं है, बल्कि इसमें कवि की अपनी मेहनत और उसकी अपनी सोच का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत दिलचस्प हमें ये देखने को मिलती है कि ये लोग भी क्या करते हैं, प्रेरणा को पूरी तरह से मना नहीं करते। चाहे वर्जिल हो, मिल्टन हो या फिर और बाकी बड़े लेखक हो, इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं ईश्वर या किसी देवी शक्ति को याद जरूर किया है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है दांते का, कि जैसे दांते ने क्या किया, अपोलो देवता की प्रार्थना की थी और मिल्टन ने ईसाई होने के बावजूद भी जो है यूरेनिया देवी से शक्ति मानी थी। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं देवीय शक्ति को मानते तो जरूर हैं।
आधुनिक काल में काव्य प्रेरणा से संबंधित धारणा में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए। शेक्सपियर अनेक स्थलों पर कवि प्रेरणा से अद्भुत सृजनात्मकता की बात करते हैं। ड्राइडेन ने तो स्पष्ट कहा कि शक्तिशाली प्रेरणा के बिना काव्य सृजन संभव ही नहीं है। स्वच्छंदतावादी युग में ब्लैक का काव्य सृजन, काव्य प्रेरणा विशेषकर देवी प्रेरणा का पर्याय रहा है। कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शैली सभी न केवल काव्य प्रेरणा की चर्चा करते हैं बल्कि काव्य प्रेरणा पर गंभीरता से विचार करते हैं। इतना ही नहीं, रैम्बू से मलारमे तक ऐसा कौन प्रतीकवादी कवि है जो देवी प्रेरणा से आक्रांत नहीं है। बादलेयर, वर्लेन, वेलरी, रिल्के, येट्स सभी देवी प्रेरणा की पुकार मचाते हैं और कहते हैं कि प्रेरणा का क्षण छोटा या तीव्र और भीतर तक प्रकाश पैदा करने वाला होता है। शक्तिशाली प्रेरणा क्षणों में रची गई कविताओं में अनुभूति की घनता लाजवाब होती है। अब यहाँ पर हम इसका मतलब देखें तो यहाँ पे अब आधुनिक काल के बारे में बताया गया है कि इस समय जो है सोच में थोड़ा बदलाव आया, पर प्रेरणा का महत्व पहले जैसा ही यहाँ पर बना रहा। शेक्सपियर और ड्राइडन जैसे जो है लेखकों ने साफ कह दिया था कि बिना एक ताकतवर प्रेरणा के जो है अच्छी कविता लिखना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। आगे चलकर फिर हम वर्ड्सवर्थ और शैली जैसे कवियों को देखते हैं। इन्होंने भी इस पर बहुत गहराई से सोचने का काम किया। कई कवियों का तो ये भी मानना था कि प्रेरणा का वह पल भले ही वो छोटा सा हो लेकिन वह बहुत तेज होता है और कवि के अंदर एक रोशनी भर देता है। ऐसी प्रेरणा से लिखी गई कविताओं में भावनाओं की गहराई बहुत ही जबरदस्त होती है। काव्य प्रेरणा पर विचार करने वाले एक तरफ के वह विचारक भी हैं जो मानते हैं कि काव्य प्रेरणा कवि के अंतःकरण में जन्म लेती है। शैली ने कहा, कविता तर्क की भांति कोई शक्ति नहीं है जिसका व्यवहार इच्छापूर्ण किया जा सकता है। कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं कविता करूँगा। अब यहाँ पर बताया कि कुछ विद्वान जो हैं उनका मानना ये है कि कविता लिखने की शक्ति बाहर से नहीं बल्कि कवि के मन के भीतर से ही पैदा होती है। इसमें महान कवि शैली हैं, वो कहते हैं कि कविता कोई गणित या कोई तर्क जैसी चीज़ नहीं है जिसे आप चाहे मर्जी से कर लें, मतलब जब आपका मन हो तब कर लें, ऐसी कोई वस्तु कविता नहीं है। कोई भी इंसान जो है ये ज़बरदस्ती तय नहीं कर सकता कि आज मैं बैठकर कविता लिखूंगा और वो कविता लिख ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा से बड़ा कवि भी नहीं कह सकता क्योंकि सृजनशील मन बुझते हुए अंगारे की भांति होता है जिसे कोई अदृश्य हवा स्थिर झोंके के समान जागृत कर क्षण भर के लिए प्रज्वलित कर देती है। तो शैली जो है ये समझाते हैं कि एक कवि का जो मन है वो उस बुझते हुए अंगारे जैसा है जिसमें आग तो है पर वो दिखाई नहीं देती। तो फिर अचानक से कोई दृश्य हवा यानी कि एक अनजान प्रेरणा का झोंका आता है और उस अंगारे को पल भर के लिए दहका देता है। तभी कवि के मन में जो है कविता के विचार अचानक से चमक उठते हैं। यह शक्ति आंतरिक होती है जो पुष्प के उस रंग की भांति होती है जो जिस प्रकार खिलता है वैसा ही परिवर्तित होता है और मुरझा जाता है। शैली के बाद सौंदर्य शास्त्री क्रोंचे ने अंतःकरण में आविर्भूत प्रेरणा को सहजानुभूति के सिद्धांत से जो है प्रस्तुत किया। अब ये प्रेरणा की जो शक्ति है ये पूरी तरह से अंदरूनी होती है। इसे आप जो है एक फूल के रंग की तरह समझ सकते हो। जैसे एक फूल क्या करता है, खिलता है और अपना रंग बदलता है, फिर क्या करता है वो धीरे से मुरझा जाता है। वैसे ही जो है प्रेरणा भी आती है, अपना असर दिखाती है और फिर जो है शांत हो जाती है। तो शैली के बाद जो है क्रोचे आए, उन्होंने मन के अंदर पैदा होने वाली इसी प्रेरणा को एक नया नाम दे दिया और उसे इन्होंने कहा सहजानुभूति या फिर इंट्यूशन। इनका मानना था कि ये एक ऐसी समझ या एक ऐसा एहसास है जो हमारे भीतर अपने आप ही उभरता है। एडगर प्लेन पो ने प्रेरणा के क्षणिक स्वरूप और विलय की बात उठाई है। उनका मत है कि सृजनशील काव्य प्रेरणा अल्पजीवी होती है, अतः विशालकाय काव्य कृतियों में उसका तीव्र सघन उत्कर्ष प्रकट नहीं हो पाता। इस प्रकार काव्य प्रेरणा सिद्धांत को मानने वाले कुछ विचारकों ने मुक्तक या प्रगीतों को प्रबंध काव्य से ज़्यादा उत्कृष्ट काव्य माना है। अब यहाँ पे बात करते हैं एडगर एलन पो की।
इनका कहना है कि कविता लिखने की जो प्रेरणा होती है वो बहुत ही कम समय के लिए आती है, इसलिए इसे इन्होंने अल्पजीवी बताया। इनका मानना था कि जब कोई बहुत बड़ी रचना या महाकाव्य लिखा जाता है तो उसमें वो प्रेरणा हर जगह उतनी तेज और उतनी गहरी नहीं होती, क्योंकि प्रेरणा का वह खास पल जो है वो जल्दी से आता है और जल्दी से खत्म हो जाता है। यही कारण है कि इस सोच को मानने वाले जो विद्वान हैं वो मुक्तक या फिर छोटी कविताएं और प्रबंध काव्य से जो है ज़्यादा बेहतर मानते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी कविता में जो है प्रेरणा का असली जोश पूरी तरह से बना रहता है। प्रोफेसर CM बाबरा ने माना कि काव्य प्रेरणा किसी भाव, घटना, भावना, स्मृति के साथ उत्पन्न होती है, जिससे रचनाकार की अंतर मानसिकता ही नहीं पूरा व्यक्तित्व आंदोलित होता है। यह देवी उन्माद है। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रोफेसर CM बोवरा। इनका कहना है कि प्रेरणा जो है वो अचानक किसी खास भावना, पुरानी याद या किसी घटना को देखकर जो है पैदा हो जाती है, और ये प्रेरणा इतनी ताकतवर होती है कि ये सिर्फ कवि के मन को ही नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व को झकझोर कर रख देती है। और इसी स्थिति को उन्होंने देवीय उन्माद या फिर हम कहें डिवाइन मैडनेस कहा है, जहाँ पर कवि क्या करता है वो पूरी तरह से उस प्रेरणा के वश में हो जाता है। काव्य प्रेरणाजन्य मन में अनुपम एकाग्रता, तल्लीनता होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में राजशेखर द्वारा वर्णित समाधि यही अनुपम एकाग्रता अथवा तल्लीनता है। काव्य प्रेरणा में प्रबल आवेग होता है। कवि की धमनियों में वह बिजली सी कौंधती है। प्रेरणा की धारा में इतनी शक्ति होती है कि वह उसे रोक नहीं सकता। तुलसीदास ने कहा, कहे बिनु मन न रहत, अर्थात मन की विवशता यह है कि कहे बिना रहा नहीं जाता। स्वयं अरस्तु काव्य प्रेरणा को अनुकरण तथा लय और संगीत का सामंजस्य दो रूपों में जो है स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जब किसी कवि को कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है तो उसका जो मन है वो पूरी तरह से उसी विचार में डूब जाता है, और इसे ही भारतीय विद्वान राजशेखर ने जो है समाधि कहा है। यहाँ पे समाधि का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आप सब कुछ भूलकर बस एक ही काम में खो जाए। तो यह प्रेरणा जो है वो किसी बिजली की चमक की तरह कवि के अंदर दौड़ती है जैसे, और क्या करती है उसमें इतनी ताकत भर देती है कि वो कवि चाहकर भी इसे रोक नहीं पाता। अब यहाँ पे तुलसीदास की कही बात बताई गई कि तुलसीदास ने कहा, जब प्रेरणा आती है तो मन इतना बेबस हो जाता है कि बिना लिखे या बिना कहे रहा ही नहीं जा सकता। वहीं पश्चिमी विद्वान रहे अरस्तु। इनका मानना ये था कि प्रेरणा दो तरह से काम करती है। पहली तो अनुकरण के रूप में, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, और दूसरी करती है लय और संगीत के रूप में, यानी कि सही तालमेल बिठाने का। दिलचस्प तथ्य यह है कि काव्य प्रेरणा का क्षण दीर्घजीवी न होने पर भी अनंत होता है। देश और काल की अनुभूतियों की एकाग्रता में बांध लेता है। वर्ड्सवर्थ तथा शैली दोनों अनंत की बात उठाकर इटर्नल, इटर्निटी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह प्रेरणा आनंद रूप ही नहीं, ज्ञान रूप भी होती है। मूल बात यह भी है कि प्रेरणा का रूप कल्पना, भावना, संवेदना से भिन्न होता है। प्रेरणा की अंतर्दृष्टि होती है जो कवि के वर्ण्य विषय और रूप को जो है स्वतः परिवर्तित करती रहती है। रिल्के और T.S. इलियट मानते हैं, काव्य प्रेरणा अपनी आवश्यकता के अनुकूल नए काव्य रूपों प्रयोगों की जो है सृष्टि करती है। अब यहाँ पर हमें एक और तथ्य बताया गया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि भले ही प्रेरणा का वह पल जो बहुत छोटा होता है लेकिन वो अनंत भी होता है। तो वर्ड्सवर्थ और शैली जैसे कवियों ने क्या किया, इसे इटर्निटी कहा है। इटर्निटी मतलब अमरता कहा है, क्योंकि उस छोटे पल में जो है कवि पूरी दुनिया और समय को महसूस कर लेता है। और ये प्रेरणा जो है ये हमें सिर्फ खुशी ही नहीं देती बल्कि हमें गहरा ज्ञान देने का भी काम करती है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रेरणा जो है वो सिर्फ सोचना या महसूस करना नहीं है बल्कि यह एक अंतर्दृष्टि भी है। और रिल्के और T.S. इलियट का मानना है कि जब ये प्रेरणा आती है तो ये अपने आप जो है कविता को एक नया आकार और नया रूप दे देती है। यानी कि प्रेरणा खुद तय करती है कि कविता कैसी दिखेगी और उसमें क्या नया प्रयोग होगा।
अब यहाँ पे देखते हैं अनुकरण के सिद्धांत को। अरस्तु का प्रसिद्ध मत है कि अनुकरण जीवन की मूल प्रवृत्ति है। आरंभ में हम सब अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं और अनुकरण से प्राप्त आनंद भी कम सार्वभौम नहीं। कला प्रकृति के माध्यम से जीवन का अनुकरण है। अनुकरण को अरस्तु नकल नहीं मानते, अतः अरस्तु के अनुकरण का अर्थ हुआ जीवन की पुनर्रचना, पुनः सृजन, पुनः उत्पादन, नवीन निर्मिति आदि। तो यहाँ पर अब हमें अरस्तु के बारे में बताया गया जो कि अनुकरण की बात करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि दूसरों को देखकर सीखना या उसकी नकल करना जो है इंसान का स्वभाव है। हम क्या करते हैं, बचपन से ही अनुकरण करके सीखते हैं और इससे हमें बहुत खुशी भी मिलती है। तो अरस्तु का कहना है कि कला भी जो है वो जीवन का एक अनुकरण है। लेकिन यहाँ पर अनुकरण का मतलब सिर्फ नकल उतारना नहीं है। उनके हिसाब से अनुकरण का अगर हम असली मतलब देखें तो वो है जीवन को फिर से नए तरीके से बनाना या रचना करना। यूरोपीय सौंदर्य दर्शन तथा समाजशास्त्र में माइमेसिस, इमिटेशन अर्थात अनुकरण की चर्चा निरंतर होती रही है। अनुकरण का सामान्य अर्थ है उत्कृष्ट कवियों की कृतियों का अध्ययन और अनुसरण। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि जो यूरोप के विद्वान हैं उन्होंने क्या किया, अनुकरण के लिए इमिटेशन जैसे शब्द का प्रयोग किया है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि जो बड़े और महान कवि हुए हैं उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ना, उन्हें समझना और उन्हीं के बताए अच्छे रास्ते पर चलना। होरेस ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवीन रचनाकारों को प्राचीन कृतियों का दिन में अध्ययन और रात्रि में उन पर मनन चिंतन करना चाहिए। लॉन्जाइनस का विचार है कि जिन रचनाकारों को उदात्त भावनाओं की नैसर्गिक उपलब्धि नहीं होती, वह महान रचनाकारों की कृतियों के चिंतन मनन से जो है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो विद्वानों के मत बताए गए, एक तो होरेस का और दूसरा बताया लॉन्जाइनस का। तो होरेस का मानना ये था कि नए लेखकों को क्या करना चाहिए, पुराने और जो महान लेखक रहे दिन में उनकी तो रचनाएं पढ़नी चाहिए और रात में जो है उन पर गहराई से सोचना चाहिए। वहीं पर अगर हम लॉन्जाइनस का कथन देखें तो उनका मानना यह है कि जिनके पास जन्म से बहुत ऊंचे विचार नहीं होते वो भी जो है एक महान लेखक को पढ़कर और उनके बारे में सोचकर अच्छे विचार जो है हासिल कर सकता है, ऐसा लॉन्जाइनस का कहना है। नवजागरण युग में यह प्रश्न उठाया गया कि कवि को प्राचीन कृतियों का अनुकरण करना चाहिए अथवा प्रकृति का। लगभग 300 वर्ष तक यह विचार विवाद चलता रहा और अंत में तय हुआ कि प्रकृति का अनुकरण ही श्रेयस्कर है। स्वच्छंदतावादियों ने प्रकृति को केंद्रीयता प्रदान की और विशुद्ध प्राकृतिक उपादानों को ही कलात्मक सृजन का आधार माना। तत्पश्चात अनुकरण सिद्धांत की नवीन व्याख्याएं हुई और कहा गया कि कला प्रकृति का अनुकरण नहीं करती अपितु प्रकृति के उन नियमों का अनुकरण करती है जिनके अनुसार प्रकृति उपादान एवं सृष्टि करती है। अब यहाँ पे जो है हमें ये बताया कि जो पुनर्जागरण का समय था उस समय पर यह बहस छिड़ी हुई थी कि कवि को पुरानी रचनाओं की नकल करनी चाहिए या फिर हमारे आसपास की जो प्रकृति है उसकी नकल करनी चाहिए। तो करीब 300 सालों तक जो है हमें ये चर्चा देखने को मिलती है। फिर अंत में सबने ये माना कि प्रकृति का अनुकरण करना ही जो है वो सबसे अच्छा है। इसके बाद कवियों ने क्या किया, प्रकृति को सबसे ज़रूरी माना और पेड़ पौधों, पहाड़ों, फिर कुदरत की जो चीज़ें होती हैं इन सबको उन्होंने जो है अपनी कविताओं का आधार बनाया। इसके बाद ये जो सिद्धांत है इसकी एक नई और बात सामने आई, वो ये था कि कला जो है वो सिर्फ प्रकृति की चीज़ों की नकल नहीं करती बल्कि उन नियमों को भी नकल करती है जिससे प्रकृति नई चीज़ें बनाती है। यानी जैसे प्रकृति क्या करती है, सृजन करती है, कलाकार भी जो है वैसे ही अपनी कला के माध्यम से सृजन का काम करता है। आधुनिक भारतीय विद्वानों ने अरस्तु के अनुकरण और भरत मुनि के अनुकरण की तुलना करते हुए दोनों में समानता के जो है काफ़ी बिंदु खोजे हैं, लेकिन दोनों में से
लेकिन दोनों में दो संस्कृतियों के चिंतन की भिन्नता भी भुलाने की चीज नहीं है। संस्कृत में अनुकरण के स्थान पर अनुकीर्तन शब्द का प्रयोग होता है। अनुकीर्तन शब्द को प्रायः अनुव्यवसाय से जोड़कर व्याख्यायित किया गया है। अभिनवगुप्त ने अनुकीर्तन को अलौकिक गति का निरूपण किया है। चिंतन की यह मूलग्राही सूक्ष्मता इमिटेशन में नहीं मिलती। तो अब यहाँ हमें बताया गया कि आज के समय के विद्वानों ने क्या किया, जब पश्चिम के अरस्तु अब भारत में जो भरत मुनि हुए, उनके अनुकरण सिद्धांत, इन दोनों के विचारों को मिलाया तो उन्हें ये बात पता चली कि इन दोनों की जो सोच है उसमें बहुत सारी बातें हमें एक जैसी दिखाई देती है। भले ही इनमें समानताएं हों, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों जो है वो अलग अलग देशों और संस्कृतियों से आते हैं। इसीलिए उनकी गहराई में जाने तक देखें तो हमें कुछ भी फर्क जो है वहाँ पर दिखाई देता है। फिर इसमें बताया गया कि भारतीय परंपरा या फिर संस्कृत में अगर हम देखें तो वहाँ पर अनुकरण की जगह हमें अनुकीर्तन शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और अनुकीर्तन का मतलब यहाँ पर अनुव्यवसाय से जोड़कर देखा गया, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से अपने अनुभव के साथ महसूस करना और उसे दोहराना। फिर अब अभिनवगुप्त कहते हैं कि अनुकीर्तन जो है वो कोई साधारण नकल नहीं है, बल्कि ये एक अलौकिक या कहे दिव्य क्रिया है। पश्चिमी शब्द है एक इमिटेशन, इसमें वो गहराई और बारीकी नहीं है जो कि हमारे भारतीय शब्द अनुकीर्तन में मिलती है, ऐसा अभिनवगुप्त का जो है कहना है। अब देखते हैं प्रतिभास सिद्धांत को। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में प्रतिभास सिद्धांत की चर्चा हुई है। कला सृजन को अनुकरणात्मक प्रक्रिया स्वीकार करने पर मानना पड़ता है कि कला में जीवन के सत्यों का अनुकरण होता है। ऐसी स्थिति में अनुकरण का अर्थ हुआ जीवन की पुनर्रचना। कलाकृति का तात्कालिक प्रभाव सत्य से पृथकता के रूप में होता है। इस अदरनेस फ्रॉम रियलिटी के रूप में एक ऐसी प्रतिभास प्रतीति होती है जो कलाकृतियों के विधायक तत्वों में जो है अंतर्व्याप्त रहती है। अब यहाँ पे बताया गया प्रतिभास सिद्धांत के बारे में कि जो पश्चिमी विद्वान है उनका मानना है कला बनाना जो है वो एक तरह से नकल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कलाकार क्या करता है, वो अपने जीवन के सच को कला के जरिए फिर से रचता है, यानी उसे एक नया रूप देने का काम करता है। जब हम किसी कला को देखते हैं तो वो हमें जो है असली दुनिया से थोड़ी अलग लगती है। इसे हम अदरनेस फ्रॉम रियलिटी कहते हैं। तो कला के अंदर जो है एक ऐसी चमक या ऐसा एहसास होता है जिसे प्रतिभास कहा जाता है, और यही वो चीज़ है जो कला को खास बनाने का काम करती है। कलाकृति में जो भी व्यक्त होता है उसे शिलर ने एक प्रकार का प्रतिभास माना है। वह प्रतिभास जीवन जगत की नीरस वास्तविकताओं के बीच एक अजनबी मेहमान की भांति होता है। इसे ही अजनबीपन या पृथकता कहा जा सकता है। स्वयं मनोविश्लेषण शास्त्री युंग ने कला वस्तु को प्रतिभास कहा है और स्वप्न का दृष्टांत देकर अपनी बात को जो है उन्होंने समझाया है। कला यथार्थ का भ्रम है और कलाकृति का प्रभाव स्वप्न प्रभाव की भांति ही होता है। अब यहाँ पे जो है एक विद्वान आए शिलर, इनका कहना था कि कला में जो कुछ भी दिखता है वो केवल और केवल प्रतिभास है। ये जो है हमारी सोच, हमारी जो रोज की उबाऊ और बोरियत भरी जिंदगी है उसके बीच एक अजनबी मेहमान की तरह होता है, जो हमें असल दुनिया से अलग एक नई और सुंदर दुनिया में ले जाने का काम करता है। फिर एक मनोवैज्ञानिक हुए युंग, इन्होंने कला की तुलना एक सपने से कर दी। इनका कहना था कि जैसे सपने में सब कुछ जो है असली लगता है पर वो सच में नहीं होता, ठीक वैसे ही कला भी असलियत में एक सुंदर भ्रम पैदा करने का काम करती है। भारतीय परंपरा में भरत ने नाट्य में अनुकीर्तन को अनुव्यवसाय विशेष से जोड़ा है। इस विचार में नाट्य भ्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बटुलोलट ने उत्पत्तिवाद और शंकुक ने अनुमितिवाद की चर्चा में नाट्य भ्रांति की स्थापना की है। मूल बात यह है कि सफल नाट्य भ्रांति पैदा कर देना ही जो है कला सौंदर्य है। अब यहाँ बताया कि जो हमारे भारतीय विद्वान हैं उन्होंने इस पर बात की। भरत मुनि ने इसे जो है अनुकीर्तन कहा है,
वही हम भट्टलोलक और शंकुक जैसे विद्वान देखें तो उन्होंने इसे नाट्य भ्रांति कहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नाटक या कला आपको कुछ देर के लिए ये यकीन दिला दे कि जो आप देख रहे हो वो सच है, तो वही कला का जो है असली खूबसूरती मानी जाएगी। अब आगे आते हैं आत्माभिव्यक्ति के सिद्धांत पर। पश्चिम में ऐतिहासिक दृष्टि से आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत का रिश्ता रोमांटिक चिंतनधारा के काव्य सृजन से जो है जोड़ा जाता रहा है। लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने इस सिद्धांत का प्रथम दस्तावेज जो है प्रस्तुत किया। यदि और खोजबीन करें तो इस सिद्धांत के बीच प्लेटो और लोंजाइनस के उदात्त के विषय में सिद्धांत में भी हमें मिल जाते हैं। अनुमति के आवेग को लोंजाइनस ने उदात्त में स्पष्टता से जो है स्थान दिया है। पश्चिम के अभिव्यंजनावादियों का मूल सिद्धांत भी यही है कि कविता प्रबल प्रेरणा जो है प्रसूत अनुभूति के आवेग से संचालित होने वाली एक कला है। अब यहाँ पर हमें आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत के बारे में बताया गया कि इसका मतलब होता है अपने अंदर की भावनाओं को बाहर निकालना। पश्चिम में जो है इसकी शुरुआत हमें रोमांटिक कवियों से देखी हुई मानी जाती है। फिर वर्ड्सवर्थ ने अपनी रचना लिरिकल बैलेट्स में जो है पहली बार इसे दुनिया के सामने रखने का काम किया था। अगर हम पीछे की ओर देखें तो हमें प्लेटो और लोंजाइनस जैसे विद्वान देखते हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की झलक हमें अपनी बातों में दी थी। इनका मानना था कि जब हमारे मन में किसी अनुभव का बहुत तेज जोश या आवेग होता है तभी कविता जन्म लेती है। पश्चिम के कलाकारों का भी यही मानना है कि कविता जो है वो कोई ज़बरदस्ती लिखने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये अंदर की एक बहुत बड़ी प्रेरणा और भावनाओं के उफान से जो है निकलती है। इस प्रकार पश्चिम का आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत मूलतः अभिजात्यवादी तथा नवशास्त्रवादी सिद्धांतों के विरुद्ध पैदा हुआ सिद्धांत है। आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत में व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा का एक अर्थ यह भी है कि वह व्यक्ति के आंतरिक आवेग और आवेश को कला सृजन के लिए महत्वपूर्ण कारक मानता है। इसीलिए इस सिद्धांत का केंद्र कवि है, काव्य नहीं। अब यहाँ बताया गया ये जो सिद्धांत है ये पुराने ज़माने के उन नियमों के खिलाफ था जिनका कहना ये था कि कविता सिर्फ खास कायदे कानून से लिखी जानी चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर उठने वाला गुस्सा, प्यार या जोश जो है वही मुख्य कारण से उठे जिससे एक अच्छी कविता बन सकती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि ये कविता नहीं है बल्कि उसे कविता लिखने वाला कवि है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कवि के मन में जो नेचुरल और आसान भावनाएं होती है वही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी जाती है। रोमानी कवियों ने प्रकृति सहज भाव शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया। कवि का कर्म आंतरिक भावों की सहज प्रबल अभिव्यक्ति के कारण ही सृजन हो गया। यह भी कहा गया कि काव्य रचना मूलतः वैयक्तिक प्रयास है, व्यक्ति की मानसिक दशा की अभिव्यंजना है। तो यहाँ पे बताया गया कि जब कवि क्या करता है अपने अंदर की भावनाओं को आसानी से बाहर निकाल देता है तो वही उसकी रचना या सृजन बन जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो कविता जो है वो कवि के दिमाग की हालत का एक आईना होती है। इस प्रकार सृजन आत्म साक्षात्कार के क्षणों की अनिवार्य प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुभूति या राग तत्व पर अधिक बल है। कवि मूलतः सामान्य प्राणियों की तुलना में अधिक संवेदनशील, कल्पनाशील होता है। वर्ड्सवर्थ की काव्य परिभाषा से स्पष्ट है कि कविता अंतःस्फूर्त भावों की तीव्रतम अभिव्यक्ति है या भाव उच्छलन है। अभिव्यक्ति की सहजता का रोमांटिक विचारधारा में विशेष महत्व है। इसी सहजता के आधार पर कला सृजन की निष्पन्न योजनीयता का प्रतिपादन किया गया है। अब यहाँ बताया कि कला बनाना जो है वो खुद को पहचानने जैसा है। इसमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है महसूस करने पर। तो कवि हम जैसे आम लोगों से क्या होते हैं, ज़्यादा भावुक और कल्पना करने वाले होते हैं। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि कविता क्या है। वर्ड्सवर्थ जी क्वेश्चन करते हैं और फिर कहते हैं कि आपके अंदर अचानक से फूटने वाला तेज भावों को बाहर निकालना ही जो है वो कविता है। इसमें बनावट नहीं होती बल्कि ये सहज होनी चाहिए। तो इसको इन्होंने जो है कविता बताया।
आगे देखें। अब यहाँ पर हम देखेंगे इच्छा पूर्ति के सिद्धांत को। इस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य सिगमंड फ्रॉइड माने जाते हैं। फ्रॉइड के मनोविश्लेषण में अवचेतन का बड़ा महत्व है। अवचेतन के अध्ययन से ही फ्रॉइड ने कहा कि जीवन में अतृप्तियों की भूमिका जो है प्रबल होती है। रचनाकार इन अतृप्तियों की पूर्ति का रचना में प्रयास करता है। कला अतृप्तियों की तृप्ति का प्रयास है। रचनाकार को मनोरोगी कहते हुए फ्रॉइड ने स्वप्न सिद्धांत का विस्तार से तथा कला सृजन को फैंटेसी और शिशु क्रीड़ा से जो है जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक थ्योरी की, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इनका कहना था कि हमारे मन का एक हिस्सा होता है जिसे अवचेतन कहते हैं। इसमें जो है हमारी वो इच्छाएं दबी होती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती। तो फ्रॉइड का मानना है कि ये अधूरी इच्छाएं जो है वो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती है। जब एक कलाकार या लेखक इनकी कोई इच्छा असल ज़िंदगी में पूरी नहीं होती तो वो उसे अपनी रचना या कविता के ज़रिए पूरा करने की कोशिश करता है। फ्रॉइड ने ये भी कहा कि कलाकार जो होता है वो एक तरह से मनोरोगी की तरह होता है, जो अपनी अधूरी इच्छाओं को अपनी कला में जीता है। उन्होंने कला बनाने का तरीका, या हम कहें कला बनाने की जो तुलना है, वो फ्रॉइड ने सपनों और बच्चों के खेल से कर दी, और जिसे इन्होंने क्या किया, फैंटेसी का नाम दिया। कला सृजन में कलाकार शिशु की तरह आचरण करता है। दिवा स्वप्नों तथा फैंटेसियों का निर्माण करता है। कवि की पूरी प्रतीक बिंब व्यवस्था में आंतरिक अवचेतन में उमड़ती घुमड़ती दमित वासनाएं ही रूप बदलकर अभिव्यक्ति कर पाती है। अब फ्रॉइड ने आगे बताया कि जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, वो खेल खेल में अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है, ठीक वैसे ही कलाकार भी जो है वो दिवा स्वप्न और कल्पनाओं की दुनिया बुनता है। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सपने देखना, और उसके मन के अंदर जो दबी हुई इच्छाएं या वासनाएं होती है वही कविता में प्रतीकों और बिंबों के रूप में बाहर आने का काम करती है। भीतरी मन की विकृतियों के बाहर निकास से कला सृजन में विरेचन या भाव शुद्धिकरण की प्रक्रिया रहती है। फैंटेसी स्वयं विश्रांति का स्थल है, जहां जीवन के भयंकर तनावों, दुखों, अपूर्णताओं से घबराकर हम विश्राम जन्य शक्ति का अनुभव करते हैं। दुखते कसकते अनुभवों के घावों से भरा रक्त बह जाता है और थोड़ी देर के लिए हमें जो है दर्द से निजात मिल जाता है। पद प्रतिष्ठा, नारी प्रेम, धन संपत्ति के अभाव में हम काल्पनिक सुखलोक का जो है निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि जब कलाकार क्या करता है, वो इन दबी हुई भावनाओं को कला के जरिए बाहर निकालता है तो उसके मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है, और इसे हम विरेचन या कहें मन की सफाई कहते हैं। फैंटेसी जो है वो एक ऐसी जगह है जहां हम असल जिंदगी के दुखों, तनावों और अपनी कमियों से भागकर थोड़ी देर के लिए चैन और शांति पाते हैं। अगर हमें असलियत में जो है इज्जत, प्यार और पैसा नहीं मिल पाता तो हम अपनी कल्पना में एक ऐसा सुख का संसार बना लेते हैं जहां ये सब हमारे पास होता है, और इससे हमारे पुराने मानसिक जख्मों को जो है दर्द कम होने लगता है और हमें उससे राहत मिलती है। लेकिन वही स्थायी निवास नहीं कर सकते, इसीलिए पुनः जीवन जगत की कठोर वास्तविकताओं में लौटते हैं। इस प्रकार कला सृजन यथार्थ से दिवा स्वप्न और दिवा स्वप्न से पुनः यथार्थ की ओर जो है अंतर यात्रा है। इसीलिए फैंटेसी इखरे अनुभव से नहीं, जटिल दुरूह संश्लिष्ट अनुभवों से निर्मित होती है। अब यहाँ बताया गया कि ये जो कल्पना की दुनिया है इसमें हम हमेशा के लिए नहीं रह सकते, हमें वापस असली दुनिया में जो है आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया कि असलियत में सपनों की ओर जाना और फिर से उन सपनों से वापस असलियत में आना, यही कला बनाने की जो है प्रक्रिया है। और ये फैंटेसी जो है वो कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें बहुत गहरे और उलझे हुए अनुभव छिपे होते हैं। हिंदी में कामायनी और गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में इसको इस कला दृष्टि से देखा गया है, और इस उधेड़ बुन से महत्वपूर्ण विचार कण हाथ लगे हैं। कॉलरिज की फैंटेसी कुबला खां हो या प्रसाद की फैंटेसी कामायनी हो,
फ्रॉइड ने यह मान्यता इनसे पुष्टि पाती है कि जाति विशेष के अवचेतन में संचित स्मृति राशि का कलाकार कला में उपयोग कर लेता है, पुराण कथाएं, देव आख्यान आदि के द्वारा। इसीलिए कला और कलाकार दोनों परंपरा है, इतिहास अनुभव पुंज है। अब यहाँ पर हमें जो है हिंदी साहित्य का एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद की कामायनी और वही मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में, इन दोनों को देखें तो इन दोनों में ही जो है फ्रॉइड के फैंटेसी सिद्धांत का सहारा लिया गया है। तो चाहे कॉलरिज के कुबला खा हो या प्रसाद की कामायनी हो, ये साबित करते हैं कि कलाकार अपने अचेतन मन में जमा पुरानी यादों, कहानियों, पुराणों और देवताओं के किस्सों का इस्तेमाल करके उसे अपनी कला में जो है स्थान देते हैं। फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कला और कलाकार ये दोनों ही जो है वो हमारी परंपरा और इतिहास के अनुभवों का एक बड़ा संग्रह है। अब यहाँ पर देखते हैं अधिकार भावना के सिद्धांत को। फ्रॉइड ने यौन भावना को जीवन की केंद्रित प्रेरणा शक्ति माना है, लेकिन मनोविश्लेषणवादी एडलर ने अधिकार भावना को एडलर के मत से मानव को 3 क्षेत्रों में जो है समायोजन करना पड़ता है, समाज, कार्य और प्रेम। इन 3 प्रकार के समायोजन में बचपन के अनुभव साधक या बाधक बनते हैं। शिशु असहाय रूप में जन्म लेता है और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह हर कदम पर असहाय बोध दृढ़ होता है। अब यहाँ पर बताया गया इस सिद्धांत में कि जहाँ फ्रॉइड नाम के विद्वान ने जो है यौन भावना को सबसे ज़रूरी माना था, वहीं एडलर ने कहा कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अधिकार पाने की भावना है। एडलर कहते हैं कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में 3 जगहों पर तालमेल बिठाना होता है। पहला तो हमारे समाज में, दूसरा हमारे काम में और तीसरा जो है प्यार के रिश्ते में। इन तीनों जगहों पर हम जैसा व्यवहार करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा बचपन कैसा था। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही बेचारा और असहाय होता है। उसे हर छोटी चीज़ों के लिए जो है दूसरों से मदद चाहिए। यही वजह है कि बचपन से ही उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वो दूसरों पर निर्भर है। असहायता या हीनता के 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, खुद को दूसरों से कम समझने या असहाय महसूस करने के यहाँ पे 3 कारण बताए गए हैं। पहला तो बताया विशेष परिस्थितियाँ, यानी घर या आसपास के हालातों का अच्छा ना होना। फिर है अनुचित व्यवहार, तो अगर बचपन में बच्चे के साथ सही बर्ताव ना किया जाए, उसे बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा जाए तो वो अनुचित व्यवहार में आ जाएगा। और तीसरा है आंगिक हीनता, मतलब शरीर में कमी महसूस करना। तो इनके बारे में जो है यहाँ पर बताया। इन तीनों क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र की भी असहायता उसे कुंठा को जन्म देती है, वह मनस्पात का शिकार हो जाता है। अतः मनस्पात के निदान के लिए चिकित्सक को बचपन का इतिहास जानना जो है ज़रूरी हो जाता है। तो बताया कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक वजह ऐसी हो जो बच्चे के मन में घर कर जाए तो बच्चा जो है वो अंदर से ही घुटने लगता है। इसी को हम कुंठा कहते हैं। इससे उसका क्या है, मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और वो तनाव का शिकार भी हो सकता है। इसलिए अगर किसी बड़े व्यक्ति के मन की परेशानी दूर करनी हो तो डॉक्टर को क्या है, उसके बचपन की बातों को जानना पड़ता है कि आखिर बचपन में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। असहायता की भावना की प्रतिक्रिया 3 रूपों में जो है व्यक्त हो सकती है। पहला असफल क्षतिपूर्ति, दूसरा पराजय के बाद आत्म केंद्रित हो जाना या कर्म से पलायन करना, और तीसरा है अति श्रुतिपूर्ण या समझौता परस्ती की प्रवृत्ति का बढ़ना। तो यहाँ पे बताया कि जब हमारे मन में ये बातें बैठ जाती है कि हम किसी काम के लायक नहीं है या फिर हम असहाय हैं, तो हमारा मन क्या करता है, वो 3 तरह से जवाब देता है। पहला तरीका तो ये कि हम उस कमी को जो है मेहनत से पूरा कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये कि हम हार मानकर जो है चुप बैठ जाते हैं और वो काम छोड़कर भाग जाते हैं। और तीसरा ये कि हम उस कमी को छुपाने के लिए हद से ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं और फिर हार मानकर जो है समझौता कर लेते हैं। किसी एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होकर दूसरी दिशा में उत्कर्ष का साधन बनता है, यही सफल क्षतिपूर्ति होती है। अब यहाँ पे बताया कि जब हमारे किसी एक काम में रुकावट आती है
या हम वहाँ से सफल नहीं हो पाते तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी ताकत किसी दूसरे काम में लगा देते हैं और वहाँ पे जो है बहुत नाम भी कमा लेते हैं। इसी को जो है सफल क्षतिपूर्ति यहाँ पर कहा गया है। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा नहीं है तो वो क्या करता है, अपनी पूरी ऊर्जा से पढ़ाई में मन लगाता है और क्लास में टॉप कर जाता है। तो यहाँ वही बताया गया कि अगर आप किसी काम में अच्छे नहीं हो लेकिन उसकी मेहनत और उसकी ऊर्जा आप किसी दूसरे काम में लगा दो तो हो सकता है कि आप वहाँ पर सफल हो जाओ। सूरदास या मिल्टन अंधे थे पर उन्होंने सृजन में विस्मयकारी सफलता प्राप्त की। क्षतिपूर्ति करने वाला व्यक्ति नॉर्मल होता है और अति क्षतिपूर्ति करने वाला एबनॉर्मल। मानव के निर्माण में सर्वाधिक महत्व समाज, इतिहास, संस्कृति का होता है। हीनता ग्रंथि को हटाने के लिए खुली सामाजिकता जो है अनिवार्य है। क्षतिपूर्ति ही जीवन और सृजन की मूल प्रेरणा है। इसी से अधिकार भावना की जो है पूर्ति होती है। अब यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है सूरदास और मिल्टन का कि ये दोनों जो है वो देख नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी इस कमी को अपनी कविताओं और लेखन के जरिए पूरा किया और पूरी दुनिया को इन्होंने हैरान कर दिया। जो अपनी कमी को सही तरीके से पूरा करता है उसे नॉर्मल इंसान कहा जाता है, लेकिन जो इसी पागलपन की हद तक ले जाता है उसे एबनॉर्मल इंसान कहते हैं। तो इंसान का जो व्यक्तित्व है उसको बनाने में समाज और संस्कृति, इन दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हम अपने अंदर की इस कमी या हीनता ग्रंथि को दूर करना चाहते हैं तो हमें समाज के बीच जाना होगा और मेल जोल उनसे बढ़ाना होगा। अपनी कमियों को पूरा करना ही जो है हमें जीवन में कुछ नया करने की हिम्मत देता है। जब हम क्या करते हैं, अपनी कमियों पर जीत पा लेते हैं, तभी हमारे मन की अधिकार भावना पूरी होती है। अब देखते हैं प्रजातीय स्मृति के सिद्धांत को। फ्रॉइड के समान युंग ने भी माना कि अवचेतन का महत्व बहुत अधिक है, किंतु अवचेतन के स्वरूप को लेकर दोनों में भेद है। फ्रॉइड के अवचेतन का निर्माण दमित योद्ध भावना से जुड़ा है। दमित इच्छाएं अवचेतन में जो है संचित होती है। युंग मानते हैं कि अवचेतन में ऐसा तत्व भी वर्तमान है जो कभी व्यक्तिगत अनुभव की सीमा ले आते ही नहीं, वह कभी चेतन रहे ही नहीं पर पुरातन और सर्वव्यापी है। इसके लिए युंग ने प्रजातीय स्मृति सिद्धांत की महत्व प्रतिष्ठा की। प्रत्येक मानव में आदिम अवचेतन रहता है जो विश्वव्यापी, सामूहिक, पुरातन और निर्वैयक्तिक हुआ करता है। युंग ने अवचेतन के दो भाग माने हैं। पहला इन्होंने बताया व्यक्तिगत अवचेतन और दूसरा सामूहिक या प्रजातीय अवचेतन। अब यहाँ पे बताया है युंग के सिद्धांत के बारे में। जैसे फ्रॉइड ने क्या किया, मन के अवचेतन हिस्से को जरूरी बताया था, ऐसे ही युंग भी इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पर दोनों में जो है हमें एक फर्क देखने को मिलता है। फ्रॉइड कहते थे कि हमारे मन के इस अंधेरे कोने में सिर्फ हमारी दबी हुई पुरानी इच्छाएं होती हैं। वहीं पर युंग का कहना है कि हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी अपनी नहीं बल्कि बहुत पुरानी और बहुत पूरी दुनिया के इंसानों में एक जैसी होती है। ये ऐसी यादें या एहसास है जो हमारे साथ कभी घटे ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे मन में जो है ये मौजूद होती है। युंग ने इसे प्रजातीय स्मृति या फिर रेशियल मेमोरी का नाम दिया है। उन्होंने बताया कि हर इंसान के अंदर एक आदिम अचेतन होता है जो सबके लिए एक जैसा होता है। युंग ने क्या किया, मन के दो हिस्से कर दिए। पहले को इन्होंने कहा व्यक्तिगत चेतना, जिसमें हमारी अपनी निजी दबी हुई बातें होती हैं, और दूसरे को कहा सामूहिक अवचेतन, जिसमें पुराने ज़माने की कहानियाँ, मान्यताएं और जो मिथक है वो हमें देखने को मिलती है। तो असल में देखें तो पूरी मानव सभ्यता के पुराने अनुभवों का ये मेल होती है। सामूहिक अवचेतन में सामूहिक विश्वास तथा मिथकों का भंडार रहता है। सामूहिक अवचेतन का तल ही मानव इतिहास का विश्व अनुभव पुंज है। इस प्रकार मन के भीतर 3 स्तर हैं। पहला चेतन मन, दूसरा व्यक्तिगत अवचेतन मन और तीसरा सामूहिक अवचेतन मन। सामूहिक अवचेतन विचारों को युंग आद्य प्ररूप, आद्य बिंब कहते हैं। युंग मानते हैं कि कला सृजन सामूहिक अवचेतन की अभिव्यक्ति है और कलाकार सामूहिक मानव होता है।
रचनाकार की सृजन निर्व्यक्तिकता में परंपरा इतिहास सब कुछ बोल रहा होता है। कामायनी में प्रसाद और उनका युग ही नहीं बोलता, हमारे आदिम पुरखे तक बोल रहे होते हैं। टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में सामूहिक अवचेतन सिद्धांत का व्यवहारिक रूप ही परंपरा की अवधारणा में जो है अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुल मिलाकर जो है मन के 3 लेवल यहाँ पे बताए गए। पहला बताया चेतन मन, जो कि अभी हमारा मन जो जाग रहा है। दूसरा बताया निजी अवचेतन को, ये हमारा अपना होता है। और तीसरा बताया पूरी जाति के सामूहिक अचेतन को। युंग कहते हैं कि जब कोई कलाकार कुछ लिखता या बनाता है तो वो असल में इसी सामूहिक अवचेतन को बाहर लाता है। कलाकार सिर्फ अकेला इंसान नहीं रह जाता, वो क्या करता है, पूरी मानव जाति का चेहरा बन जाता है। और उसकी रचना में हमारी पुरानी परंपराएं, इतिहास, यहाँ तक कि जो हमारे बहुत पुराने पूर्वज होते हैं उनकी आवाज़ें भी हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर इन्होंने जयशंकर प्रसाद की कामायनी का उदाहरण दिया कि उसमें हमें सिर्फ उनके समय की बात नहीं बल्कि जो हमारे पुराने पूर्वज रहे उनके अनुभव भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इन्होंने टी.एस. इलियट का उदाहरण देकर कहा कि इन्होंने भी अपने प्रसिद्ध लेख में इसी बात को परंपरा के रूप में हमें समझाया है। यानी कलाकार जो है वो अपनी पुरानी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहता है। पश्चिमी जगत में कला सृजन प्रेरणा से संबंधित अनेक सिद्धांत समय समय पर निर्मित होते रहे हैं, जिसमें मार्क्सवादियों का आर्थिक चिंतन सिद्धांत तथा कलावादियों का सौंदर्य सिद्धांत बहुचर्चित रहा। सौंदर्यवादी मानते हैं कि सौंदर्य ही सृजन की मूल प्रेरणा है। ध्यान में रखने की बात यह है कि सौंदर्यवादियों ने सौंदर्य शब्द का प्रयोग सीमित संकुचित अर्थ में ना करते हुए अर्थ संदर्भ में जो है प्रस्तुत किया है। तो यहाँ बताया कि दुनिया में कला बनाने के पीछे जो है और भी कई कारण बताए गए हैं। मार्क्सवादी लोग मानते थे कि इसके पीछे आर्थिक या पैसे से जुड़ी सोच हो सकती है, जबकि कलावादियों का कहना था कि सुंदरता ही जो है कला बनाने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो यहाँ सुंदरता का मतलब सिर्फ दिखने में अच्छा होना नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों से जुड़ी हुई यहाँ पर सुंदरता है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसमें आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी में काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु चिंतन परंपरा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।